प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्याएं के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, ये वो सारे ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपके किसी न किसी बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। ओके, ये इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी सवालों को बढ़िया तरीके से देख लेते हैं और सॉल्व करने आ जाता है तो आपके सामने कोई भी सवाल आएगा एग्जाम में तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ओके, अब ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है या नहीं ये समझते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं सब्जेक्टिव सवाल। क्या है? सब्जेक्टिव सवाल। और इधर क्या मान लेते हैं? ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। आप सब्जेक्टिव सवाल 5 नंबर के सवाल को बनाने में या 2 नंबर के सवाल को बनाने में आप कितना टाइम लेते हैं? 5 मिनट मान लेते हैं। वैसे इससे कम नहीं लगने वाला है, इससे ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, 5 मिनट लगाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव को भी आप एक सवाल को 1 मिनट में, दूसरे सवाल को 1 मिनट में, तीसरे सवाल को 1 मिनट में, चौथे सवाल को 1 मिनट में और 5वें सवाल को 1 मिनट में, यानी टोटल 5 मिनट के अंदर में 5 नंबर के सवाल को आपने सॉल्व कर लिया। क्लियर है? बहुत आसान है। इसको आप कुछ लाइन लिखेंगे 5 मिनट के अंदर में। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, राइटिंग पे काट लिया जाएगा या किसी और चीज पे काट लिया जाएगा, या पॉइंट आपका अच्छा नहीं रहेगा उस पर काट लिया जाएगा। आपको 3 नंबर मिलेंगे, आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, आपको 1 नंबर मिलेंगे, हो सकता है आपको 0 नंबर मिले। बात समझ में आ रहा है? ये अगर सब्जेक्टिव सवाल को आप सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर आप ऑब्जेक्टिव में 5 मिनट का टाइम लगाते हैं। क्लियर? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही पास कर जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा क्या है, क्या फोकस देना चाहिए ऑब्जेक्टिव पर या नहीं देना चाहिए, ये सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 मिनट तो यहां भी लगे और ये ऑब्जेक्टिव जो चेक होगा आपका तो मशीनों द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है, अगर 5 ऑब्जेक्टिव अगर सही बनाते हैं, एकदम सही, इसमें तो राइटिंग का कोई मैटर नहीं है, इसमें पॉइंट का कोई मैटर नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ टिक लगाने हैं यानी गोला भरनी है। क्लियर है? आपको करना है क्या कि 5 मिनट लगाओगे, 5 मिनट के अंदर में अगर 5 सवाल बना लेते हो तो आपको पूरा फाइनली 5 नंबर मिलने वाले हैं। और इसके अंदर अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट भी अगर लगा लेते हो तो भी आपको पूरे 5 में से 5 मार्क्स शायद नहीं मिलेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन 4, 3, 2 इस प्रकार से मिलेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? 3, 2 इस प्रकार से आपको मिलेंगे। लेकिन ये बताओ, 5 मिनट यहां भी वेस्ट किया, 5 मिनट यहां भी वेस्ट किया। ठीक है, बेनिफिट किस में है? यहां अगर सही करते हो 5 मिनट में तो पूरा 5 मार्क्स मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर 50 नंबर पर अगर काम कर लेते हैं तो आपको पूरे 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको सब्जेक्टिव सवाल है, उन पर 50 नंबर पर अगर काम कर लेते हैं तो पूरा 50 नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है जी? यानी कि टोटल अगर 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव अगर पूछे जा रहे हैं, मान के चलते एग्जाम में, और 50 को सही कर लेते हैं तो आपके 50 नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना। अब देखो यहां पर सही किए तो आपको इतना बेनिफिट मिल गया। ठीक है, लेकिन बाई चांस इसको गलती कर दिए 5 मिनट टाइम वेस्ट करके, इसको भी गलती कर दिए, इसको भी गलती कर दिए, इसको भी गलती, इसको भी गलती, तो आपका 5 मिनट टाइम जाएगा और एक भी नंबर आपको नहीं मिलने वाले, 1 नंबर तक नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? अगर इसको ना करें तो भी काम नहीं चलेगा, अगर इसको उल्टा फुल्टा कर दे तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए ये जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है इनको बहुत अच्छे प्रकार से हम लोग को बनानी है ताकि हर चीज आपके क्लियर हो जाए और एक भी ऑब्जेक्टिव आपके छूट ना पाए और आपका 2024 का जो एग्जाम होने वाला है ना, बहुत धमाकेदार हो। ओके, तो चलिए हर एक सवाल पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, टोटली मैं 3-4 पार्ट हो सकता है बने, है ना, रियल नंबर का, वास्तविक संख्याएं का 3-4 पार्ट के अंदर पूरी वास्तविक संख्याएं खत्म कर देंगे। उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। हो सकता है नंबर चेंज हो, लेकिन उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे और आपके एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। ओके,
देखिए यहां पर क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन वहां पर दिखेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। अगर आपको बन रहा है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगर बन रहा है तो सिर्फ आप ये आंकड़ा लगाए कि आपको कितने सवाल बन रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है, ये करें। बाकी मैं आपको बताऊंगा ना, आपको चीजें सिखाऊंगा ना, समझाऊंगा ना, डोंट वरी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा। चलिए, तो मेरा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखिए पहला नंबर सवाल के अंदर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। ऑप्शन दिया गया है यहां पर 0, -1, 1 और 2, ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होता है ये जानो। प्राकृतिक संख्या एक्चुअल में होता है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप जितना दूर ले जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट आपको 1 से ही होगी। अब पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप फटाक से कह पाओगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब ये कौन सा ऑप्शन में आया हुआ है, ऑप्शन सी में आया है, यानी कि आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। पहला का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बात समझ में आ रही है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं कि √12 का परिमीकरण गुणांक क्या है। बात समझ में आ रही है। चलिए देखो यहां पर √12, मैंने √12 लिखा, ठीक है। ये दूसरा सवाल है, क्या लिखा मैंने, √12। इसका परिमीकरण गुणांक क्या है, तो सबसे पहले इसको फैक्टर कर लीजिए। 12 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है। अब एक चीज देखो, रूट के अंदर आपको 2 × 2 × 3। अब रूट में 2 को 2 है तो 1 2 तो बाहर आ जाएगा, ये बात पता है ना। चलिए मैं 1 2 बाहर ले लेता हूं और मेरे पास इस प्रकार का ऑप्शन आता है। क्या ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है जी, ऐसा ऑप्शन है यहां पर डी, यानी कि आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रहा हो। ओके, तो मैं आपको बताऊं कि अगर चीजें समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा, आप लाइक का बटन दबा करके। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब अगला तीसरा नंबर का सवाल हमारे पास दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर के सवाल में लिखा 45 तथा 60 का मौसौ। क्या लिखा है, देखो 45 तथा 60 का मौसौ क्या होगा। मौसौ यानी महत्तम समावर्तक, यानी कि HCF क्या होंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर लिखा है यहां 45, इसका फैक्टर कर लेते हैं तो आ जाएगा यहां पर 3, तो मेरे पास आएंगे यहां पर फिर 3 और यहां 5। देखो 5 तिया 15, 15 तिया 45, फैक्टर कर लिए मतलब गुणनखंड कर लिए, अभाज्य गुणनखंड। ओके, इसी प्रकार से 60 का भी फैक्टर कर लो ना, 2, उसके बाद आ जाएंगे फिर 2, फिर 3 और 5। देखो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। क्लियर, फैक्टर कर लिए। और HCF निकालने का रूल क्या है, मतलब मौसौ निकालने का रूल क्या है, ध्यान दीजिए। आपको कौन ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है, वही आपके HCF होंगे। ठीक है, तो ये आपका 3 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये कॉमन आएंगे, ये भी 5 दिख रहा है, ये ओके, ये मैंने 5 ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 15। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको जी? चलिए, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी कि आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए चौथे सवाल की तरफ मूव करते हैं। चौथा सवाल हमारे पास दिया गया है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य परिमेय यानी ऐसा संख्या लेना है जो परिमेय हो लेकिन अशून्य हो। कैसा हो, अशून्य, मतलब 0 ना हो। ठीक है, तो देखो परिमेय संख्या तो मैं ले लिया 1, आप 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने 1 ले लिया। और दूसरा चीज मेरे पास कह रहा है कि आप एक अपरिमेय संख्या लीजिए, जैसा कि √5 मैंने अपरिमेय संख्या लिया। इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो √5। आप यही एग्जाम्पल नहीं, कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मैंने 6 ले लिया, ये शून्य नहीं है, अपरिमेय संख्या है, और यहां पर मैंने ले लिया √7। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 √7 इस प्रकार का ऑप्शन आएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है।
तो ये जो ऑप्शन दिया गया है ये पड़ी में है या अपड़ी में? ऑप्शन क्या दिया गया आपके पास? ऑप्शन दिया गया हमेशा पड़ी में, हमेशा अपड़ी में, एक और पड़ी में या अपड़ी में। इसका राइट आंसर होगा जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा अपड़ी में संख्या आएंगे। क्या आएंगे? अपड़ी में संख्या, हमेशा अपड़ी में संख्या आएंगे। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं। तो आपका राइट आंसर यहां पर होने वाला है ऑप्शन बी। ओके, आपको यहां पर आंसर सवाल दिख रहा होगा। ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से आप क्या निकालते हो? बताइए क्या निकालते हो? पता है? नहीं पता? डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से आप HCF निकालते हो, मतलब मौसो निकालते हो। क्लियर है? ये निकालते हो। इस प्रकार का ऑप्शन यहां पर कहां दिख रहा है जी? ऑप्शन बी दिख रहा है, यानी कि आपका राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। समझ में आ रही है? चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल दिया है यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। देखो, P एक धनात्मक पूर्णांक है। P का मतलब कोई संख्या है वहां पर और वो प्लस में हो। धनात्मक का माने प्लस में हो। किस में हो? प्लस में हो। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसको ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। मेरे पास सवाल दिया गया है यहां पर 2p, उसके बाद क्या दिया गया है? p+1, फिर क्या दिया गया है मेरे पास? p, फिर क्या दिया है? 2p+1, क्या दिया है? 2p+1। चलिए इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ये ऑप्शन की बात कर रहा हूं। अगर मैं p की जगह पर कोई संख्या मान लूं, जैसा कि मैं 5 मान लूं, ये धनात्मक है। चलो 5 यहां पर लिखूं तो 5 दूना 10, 10 1 11, 11 सम संख्या हुआ क्या? नहीं, सम संख्या नहीं है। अच्छा, सम संख्या जानते हो क्या? सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 से भाग लग जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। क्लियर है? वो आपके सम संख्या कहलाएंगे। तो ये सम संख्या हुआ क्या? नहीं, 11 तो सम संख्या नहीं ना है, 2 से तो पूर्ण भाग नहीं लगेगा, इसलिए 11 सम संख्या नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए इसमें लेते हैं यहां पर अगर मैं 2 ले लूं तो सम संख्या तो हो गया, लेकिन अगर 3 ले लूं तो सम संख्या होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पर p+1 है, मैं 2+1 ले लूं तो 3, यानी विषम संख्या। अगर यहां पर विषम संख्या आ गया, ठीक है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, सम संख्या वाला रूप ढूंढना है। ठीक है, अब देखो ये लास्ट वाला ऑप्शन मेरे पास दिया गया 2p। क्या दिया? 2p। चलिए इनको समझते हैं। 2p जो दिया गया है, यहां पर आप कोई भी संख्या मान लो ना, कोई भी संख्या मान लो, लेकिन प्लस में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं मान लो 7, तो 7 दूना 14, क्या होंगे? 14 क्या है? सम संख्या। अब कोई और संख्या मान लो, 15 मान लो क्या? चलो 15 मान लेता हूं। यहां पर मैंने 15 मान लिया। 15 दूना कितना आएंगे? 30। ये क्या आपके सम संख्या है? यही तो पूछ रहा है, कौन ऐसा रूप है जिसमें सम संख्या आ जाएगा, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखेंगे। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए आपके फाइनल आंसर होंगे। कोई दिक्कत है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए सेम इसी प्रकार का सवाल आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। ठीक है, देखिए जवाब देकर के क्या होता है इसका आंसर। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। ओके, और चलिए मेरे पास सवाल दिया गया है, क्या मैं पढ़ लूं फिर से? किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यहां पर उससे पहले सम पूर्णांक था, अब की बार विषम पूर्णांक है। ठीक है, विषम पूर्णांक क्या होता है सो समझिए। सबसे पहले विषम पूर्णांक वे संख्या होती है जिस संख्या में 2 से भाग पूर्णतः नहीं लगती है। क्लियर है? जैसे कि देखिए आपको 3 और 5, 7, 9, 11, इस प्रकार से आप जहां तक जा सकते हो, ये सारे विषम पूर्णांक है। कौन सी पूर्णांक है? ये विषम पूर्णांक। ठीक है, अब समझते हैं सवाल को। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा? अगर मैं कोई भी मान रख लूं धनात्मक वाला, चाहे कोई सा भी संख्या रख लो, ठीक है, तो विषम पूर्णांक ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन दिया गया पहला 6q। पहले की बात करते हैं, पहला क्या है? 6q। अगर मेरे पास 6 है
और मैं यहां पर एक सम संख्या 2 रख लूं, मान के चलते हैं, तो 6 दूना क्या है 12, 12 क्या आपका सम पूर्णांक, यानी कि ये ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि हमको विषम पूर्णांक दिखना है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास दिया गया है 6q प्लस 2, क्या लिखा है 6q प्लस में 2, ये दिया गया, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें करना है क्या कि 6q प्लस 2 है, इसमें 6 तो रखिए और यहां पर कोई भी संख्या ले लो, ठीक है। जैसा कि ले लेते हैं मैं 3 और प्लस में 2 है, तो 6 तिरके 18, 18 2 कितना होगा 20, 20 क्या आपके सम संख्या है, विषम संख्या, सम संख्या है। ये अगर सम संख्या है तो याद रखें ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे जी, मैं आपको बताऊं, विषम संख्या फाइंड करना है ना, कौन ऐसा फॉर्मेट है जिस पर विषम संख्या ही आएगा, कोई भी संख्या अगर रख ले तो, लेकिन वो धनात्मक में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेरे पास अगला ऑप्शन दिया गया 6q प्लस 1, क्या लिखा है 6q, देखिए 6q प्लस 1 ये दिया गया है, ठीक है। अगर मैं यहां पर 6 तो 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन q की जगह पर कोई भी संख्या रख लो, मैं रख दूं 7 और प्लस में 1, यानी 7 6 के 42 और 1 43, यानी कि 43 आपका या विषम संख्या। क्लियर है? आपको लग रहा होगा कि एक तो रख लिए ना, दूसरा रख के दिखाइए, तो मैं आपको दूसरा भी रख के दिखाता हूं। देखो 6 और ये 7 दिया गया ना, अब हम सम रख के देखते हैं, यहां पर 8 रख दिए प्लस में 1, यानी 8 छक्के 48 1 49, कितना आया 49। ये सम है या विषम है भैया? ये विषम संख्या है। क्लियर? यानी कि आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी आपके क्या होंगे राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए अगला सवाल दिया गया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा ज्ञात करें। देखिए ये सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे जरूर याद रखेंगे, ठीक है। क्या है कि लौसा गुना मौसा बराबर, अब वो जो दो संख्या रहेंगे मतलब a गुना b ऐसे मान लेते हैं, कोई एक संख्या a है कोई एक संख्या b है। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक आएंगे तो आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं लौसा क्या दिया गया है। लौसा इसमें दिया है नहीं, लौसा नहीं दिया गया, लौसा तो फाइंड करना है ना, लौसा तो निकालना है। चलिए मौसा दिया गया 19, तो मैं लौसा अगर नहीं दिया है तो मैं लौसा का लौसा लिख दूं, कोई दिक्कत? मौसा दिया गया 19 और a गुना b क्या लिखा है यहां पर? अच्छा, दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो दो संख्या थे ना उनके गुणनफल दिए हैं, कितना दिया गया 2166। यहां पर कंफ्यूजन करने के लिए इस प्रकार बताया है, यहां पर 2166 दिया गया है, ठीक है। हमको निकालना है लॉस, क्या निकालना है लॉस। ओके, अब देखो यहां पर 2166, ये 19 आपके नीचे आएंगे क्योंकि गुना में है, गुना जब उस तरफ जाता है तो भाग में आता है। क्लियर? चलो 19 से भाग देते तो 19 से का ही 19, कितना बच गया इसमें 2, 2 पर 6 26। देखो आपको गुना करने की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। मैं जैसे कर रहा हूं सीखने की कोशिश कीजिए और इसी प्रकार से कीजिएगा, ठीक है। यानी कि 19 से का ही 19, कितना बच गया इसमें 2, 2 पर 6 26, 19 से का ही 19, फिर कितना बच गया इस पे 7, 7 पर 6 यानी 76, 19 पंचे 19 का 19, 19 दूना 38, 19 से 57, 19 चौके 76, यानी कि आपको 114। ये ऑप्शन में है क्या? चलो मैं देख लेता हूं, हाँ ऑप्शन सी है, यानी कि आपका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, कोई दिक्कत है? ये जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें फिट होता जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस हो जाएंगे ना आपके। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल मेरे पास दिया गया है, यदि a बराबर इतना फिर b बराबर ये दिया गया है, ठीक है, आप समझ लेना। उसके बाद लिखा है तब लौसा क्या होगा, ए बी का लौसा क्या होगा, ठीक है। जो दिया गया है उसमें फिर ए बी का लौसा क्या होगा। चलिए मैं इसको करके देखता हूं। मेरे पास ए दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ए कितना दिया है, ए दिया गया है, मैं फिर से देख लूं 2 का पावर 3, मैं इसको तोड़ के लिख देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं, 3 बार लिख देता हूं क्योंकि 2 का पावर 3 है, आपको वहां पर दिख रहा होगा। फिर 3 दिया गया है तो 3 लिखिए, फिर यहां पर 5 तो 5 लिखिए। इसी प्रकार बी भी दिया गया है, बी क्या है और बी का है 2 का पावर 4, मतलब 2 को हम कितनी बार लिखेंगे 4 बार। फिर क्या दिया गया है मेरे पास, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई फिर 7 दिया गया है, नहीं मैंने इस प्रकार लिख दिया।
और निकालना है क्या चीज, चलिए समझते हैं इसको। लॉसक ज्ञात करनी है। लॉसक ज्ञात करने का तरीका क्या कि फैक्टर तो हुआ है ना, अभाज्य गुणनखंड तो हुआ है, अब सिर्फ लॉसक निकालने का तरीका क्या कि अच्छा सबसे ज्यादा 2 किस में आया है, सबसे ज्यादा बार 2 इसमें आया है, यानी कितनी बार है, 4 बार है, मैंने लिख दिया। सबसे ज्यादा बार 3 किस में आया है, ऊपर वाले में आया है, 1 3 ले लो यहां पर, ठीक है। सबसे ज्यादा 5, दोनों में सेम है, किसी एक में का लेना है। उसके बाद सबसे ज्यादा बार 7 किस में आया है, उसमें आया, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 8 तिरके 24, है ना। 24 को 7 से अगर गुना करते कितना, यानी कि 24 का मतलब 240, और 7 से गुना करते कितना आएगा, 0, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूना 14, 14 2 16, यानी 1680 ऑप्शन है क्या, चलिए देखते हैं। हाँ 1680 ऑप्शन है, ऑप्शन डी में। ओके, बात समझ में आ रही है। एक चीज देखोगे यहां पर मैंने जो सबसे ज्यादा बार आया मैंने लिख दिया। अब 2 कहीं भी अगर इससे कम है तो उसको लेना नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर 3 यहां पर मैंने एक बार ले लिया, सॉरी 5 इसमें दोनों में था ना, मैं एक ले लिया तो दूसरे में का नहीं लेना है, किसी एक लाइन में का 5 लेनी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने पीछे सवाल को सॉल्व किया सेम उसी प्रकार से। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। उम्मीद है कि आप बता पाएंगे, देखते हैं क्या आंसर देते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, जितना भी आंसर है ना सबका कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। ट्राई कीजिए, जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ओके, लिखा है सवाल यहां पर, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा। बहुत आसान है, देखो यहां पर पहला ऑप्शन क्या दिया गया इसमें, लिखा 4m+2, 4m+2, ये आपको विषम पूर्णांक नहीं होंगे। कैसे, 4 तो 4 और m की जगह पर मैं 3 रख लूं, प्लस में 2 और इसको 4 तिया 12, 12 2 14, 14 क्या विषम पूर्णांक है, नहीं। अब 3 की जगह पर कुछ भी रख लो, 5 6 7 8, लेकिन यहां पर आपको सम ही आएगा। क्लियर है, क्योंकि यहां पर 2 प्लस में, इसीलिए आपको सम ही आएगा, तो ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर दूसरा ऑप्शन दिया गया 4m+4, क्या लिखा है, 4m+4, ये दिया गया। 4 तो 4 और यहां पर m की जगह पर मैं कुछ भी रख लूं, प्लस में 4, 4 तिया 12, 12 4 16। मैं स्पीड बोल रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मैं दे पाऊं, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है, क्योंकि 2 से भाग लग रहा है, ठीक है। तो ये विषम संख्या का फॉर्मेट नहीं हो सकता, विषम संख्या का रूप नहीं है ये। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया मेरे पास 4m+1, क्या लिखा है, 4m+1। बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है, लग रहा होगा आंसर यही है, लेकिन मैं बताऊं जी आंसर यही है। कैसे, देखो यहां पर 4 तो 4 और m की जगह पर तुम कुछ भी मान लो, मैंने 3 ही माना, और प्लस में 1, 4 तिया 12 1 13, कुछ भी मानोगे तो आपको विषम संख्या ही आएगा। मतलब हमको फाइंड करना है कि विषम संख्या कौन होंगे, तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है, ये इस प्रकार से दिया गया है, इसमें लॉजिकल चीज है, समझिएगा थोड़ा, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से दिया रहे 4.3 4 6 1 और डैश डैश दिया रहे, मान के चलते इस प्रकार से डैश डैश दिया रहे, ठीक है, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा, याद रखेंगे कौन संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन अभी जो सवाल दिया गया है इनको थोड़ा समझते हैं और ध्यान देते हैं। लिखा है यहां पर 13, फिर क्या लिखा है 113, फिर क्या लिखा है 1113, क्या लिखा है 1113, फिर क्या लिखा है आप 11,013, इस प्रकार से डैश दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये बढ़ते जा रहा है, यहां 13 है या 113 है या 1,113 है या 11,113 है, इसी प्रकार से 11,113 कुछ इस प्रकार से आते रहेंगे। अगर ये आते रहेंगे तो आपके ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होंगे, अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा क्या होंगे, अपरिमेय। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर होंगे इस सवाल का। कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलिए अगला चलते हैं। अगला सवाल दिया गया मेरे पास 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो ना। 144 2 से करिए तो कितना आएगा 7 2, फिर 2 से कीजिए। आपको स्पीड बढ़ानी है तो एग्जाम में
फाड़ चीर करके आओगे, यानी फोड़ करके आओगे, ठीक है। यानी कि आपको 36 हो जाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 9 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया आएंगे, इस प्रकार से आएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे यहां पर 2 का कह रहा ना, क्या क्या कह रहा है यहां पर, 2 का घातांक क्या होगा, मतलब 2 का पावर क्या होगा, क्लियर है। तो 2 यहां पर लिख दो, और 2 का पावर कितना है, 4 बार 2 है, इसका मतलब 2 का पावर 4 होगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन कौन सा 4 है, ऑप्शन यहां पर सी दिया गया है, आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। समझ में आ रही है बातें। चलिए अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। अगला सवाल दिया गया, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लॉसक क्या होगा। देखो यहां पर अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या है जिसमें एक से भाग लगे या खुद से भाग लगे, अभाज्य संख्या होता है। एकदम आसान भाषा में समझ लो, वैसी संख्याएं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 अभाज्य गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए मैं ए और बी जैसे कि ले लो 7, और यहां पर ले लो मैं 2 अभाज्य संख्या जैसे 3 ले लेता हूं, और इसका एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना आपको। एचसीएफ कह रहा है या एलसीएम कह रहा है, देख लेते। लॉसो कह रहा है, ठीक है। लॉसो कहे निकालने के लिए तो आपको करना है क्या, बस गुना कर देना है, ठीक है। यही आपके आंसर होंगे। इसका लॉसो एलसीएम क्या आएगा, ये होंगे, यानी कि ए और बी दिया गया, इसका गुना कर दो ना, ए बी हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, दिया है क्या, अरे भाई मिल जा, हाँ ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में तो ऐसा दिया गया है, हाँ दिया गया है भी, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। ओके, अगला सवाल दिया गया मेरे पास कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। इस सवाल को आप रट लो, क्यों, और ये सवाल जो है 2013 में, 2015 में, 2021 में पूछे हुआ है, और इस बार भी 2024 में ये सवाल आएंगे, इसलिए इन सवाल को रट लो, रट जाओ। इसका आंसर क्या होगा मैं बताऊं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत होंगे, अनंत होंगे। बहुत परिमेय संख्या आप निकाल सकते हो, क्लियर है, इतना रट जाओ इसको। चलिए अगला सवाल चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। अभाज्य कौन है, मेरे पास ऑप्शन दिया गया 15, 23, 12, 75। अभाज्य संख्या पहले होता है क्या, ये जान लो। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिस संख्या में खुद से भाग लगे या एक से भाग लगे, बस यही 2 संख्या से लगे और तीसरा से नहीं लगे, वो आपके अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो देखो यहां 15 में तो 1 से भाग लगेगा और 15 से भी भाग लगेगा, लेकिन 5 से भी तो लग रहा है, 3 से भी तो लग रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होंगे, ठीक है। और देखो 23 को देखो, 23 में 1 से भाग लगेगा या 23 से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी से नहीं लगेगा, तो यही आपके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके, यानी कि 23 आपकी अभाज्य संख्या, कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। लेकिन 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात, यह सवाल 2020 में पूछा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात, तो सबसे पहले इसका लौसा निकाल लीजिए, फिर इसका मौसा निकाल लीजिए। लौसा कैसे निकालते हैं, 2 का फैक्टर कीजिए, 2 × 1। इसी प्रकार दूसरा क्या दिया है मेरे पास, 10, उसके बाद 20 दिया है, 10 का कर लो तो 2 गुना में 5 गुना में 1, फिर 20 दिया गया है तो 2 गुना उसके बाद 5, ठीक है। और यहाँ 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत है। हमको एलसीएम निकाल लेनी है, पहले एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम निकालेंगे, 2 सबसे ज्यादा वर्ड इसमें आया है, ले लो सभी को। 5 एक ही बार आया है, ले लो, है ना। इनको गुना कर लेते, 1 लेना जरूरी नहीं है क्योंकि गुना करोगे तो वही जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, क्लियर है। यानी आपका एलसीएम क्या आएगा, 20। उसके बाद क्या कर रहे हैं, क्या करना है यहां पर, फिर से देख लेते हैं सवाल को, लौसा और मौसा। अब मौसा निकाल लेते हैं, क्लियर। मौसा निकालेंगे तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो ये आपके कॉमन आ रहा है, ठीक है। यही आपके क्या होंगे, मौसा हो जाएंगे। अब इसका अनुपात क्या होगा, तो देखो यहां पर अनुपात यानी कि 20/2, ऐसा समझो ना, 20/2, यहां नहीं दिख रहा है, आपको यहां लिख देता हूं 20/2। इसका अनुपात क्या आएगा, काटेंगे तो यहां पर 10/1 इज इक्वल टू 10:1, ये आपका आंसर होंगे। ऐसा आंसर है क्या, देख लीजिए। लौसा और मौसा का अनुपात 1:,
हाँ 10:1, यहाँ ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या होंगे ऑप्शन बी। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए आपको 1:10 है, वो आपके आंसर नहीं होंगे, आंसर तो आपका बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ी सी हेरा फेरी है, उसको देख करके ये मत समझना यही आंसर है, आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए 10:1 ही आपके आंसर होंगे, 10 इसको अनुपात बना सकते हैं, ये आपके 1, ठीक है।